हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्टॉपर। मैं हूँ रुचिता। आज हम वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन एक बात बताना चाहूँगी कि हम डेली किसी न किसी टॉपिक पर हमारे चैनल पर डिस्कशन लाते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। और उनके अलावा भी जो न्यूज़ बच जाती है, जो छोटी मोटी न्यूज़ होती हैं, उनको हम वीकली करंट अफेयर्स में इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी की भी सीरीज़ चल रही है, जिसमें अभी हम फिलहाल हिस्ट्री की 6th क्लास की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है पर्वतमाला स्कीम। आइए इसके बारे में देखते हैं। द नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी पर्वतमाला को इस साल के बजट में अनाउंस किया गया था बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। अब इस स्कीम का मकसद क्या है? तो जो डिफ़िकल्ट हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर हम रोड्स के अलावा भी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हम रोपवेज को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं और इसीलिए इस आइडिया को लाया गया है। इसके साथ साथ टूरिज़्म को प्रमोट करने के अलावा भी जो वहाँ के कम्यूटर्स होते हैं, ऐसे एरियाज़ में जो आने जाने वाले लोग होते हैं, उनकी कन्वीनियंस को भी ध्यान में रखा जा रहा है और इसलिए रोपवेज को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है। और इनको ऐसे अर्बन एरियाज़ में भी इंक्लूड किया जाएगा जो बहुत ही कंजस्टेड होते हैं, यानी जहाँ पे बहुत ही आवाजाही होती है, वहाँ पे भी इसको लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, रोड जो हैं वो आप हर जगह ऐसे हिली एरियाज़ में नहीं बना सकते, बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। और इसके अलावा वहाँ की जो नेचुरल लैंडस्केप होती है वो भी उसको भी नुकसान पहुंचता है ना। फिर लैंडस्लाइड जैसी जो मुसीबतें हैं वो भी आने लगती हैं, इसीलिए ऐसे कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने ज़रूरी हो गए हैं। देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऑलरेडी इसका काम शुरू हो गया है। और नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इन्हीं को रोप वे के साथ साथ और भी जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के, वो भी डेवलप करने का जिम्मा इनको दे दिया गया है। दूसरी खबर है इंडिया बांग्लादेश रेलवे कॉन्ट्रैक्ट की। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो कहीं किसी आंसर में इसको यूज़ किया जा सकता है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस प्रोजेक्ट के तहत बांग्लादेश जो है वो 420 ब्रॉड गेज वैगन्स को इंडिया से प्रोक्योर करेगा, यानी कि खरीदेगा। ठीक है। अब इसमें और मेन बात क्या है, इस प्रोजेक्ट को जॉइंटली फंड किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश और एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये दोनों मिल के इसको फंड कर रहे हैं। किस प्रोजेक्ट के तहत, ये भी इम्पॉर्टेंट है, रोलिंग स्टॉक ऑपरेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। तीसरा टॉपिक है कंवल टाइगर रिजर्व। ये हाल ही में न्यूज़ में था, आइए देखें क्यों। तो कंवल टाइगर रिजर्व जो है वो पहली बार बर्ड वॉक के इवेंट को होस्ट करेगा। ये पहली बार यहाँ पे हो रहा है और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तेलंगाना में है, वहाँ की सबसे ओल्डेस्ट सेंचुरी है। ठीक है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम सुना होगा तो कहीं किसी क्वेश्चन में आपको ये काम आ जाएगा। और ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ये जो सेंचुरी है ये एज कैचमेंट प्रोवाइड करती है गोदावरी और कदम रिवर्स को, यानी जो इन नदियों का बहुत सारा मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्शन है वो इस सेंचुरी से होके गुजरता है। और इसके अलावा ये सेंचुरी एक रिच सोर्स है टीक फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें इसके बारे में है। टीक फॉरेस्ट की ये रिच सोर्स है। नेक्स्ट टॉपिक है डीलिमिटेशन कमीशन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जम्मू कश्मीर में ये जो प्रक्रिया है ये चल रही थी, राइट। तो इसी की इंटरिम रिपोर्ट सबमिट की गई है सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो पहली बार डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो 1981 में गठित किया गया था, जिसने अपनी रिकमेंडेशन 1995 में सौंपी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 1981 सेंसस। उसके बाद से ये प्रक्रिया यहाँ पर कभी नहीं हुई। ओके, तो बस एक बार ये प्रक्रिया हुई है, उसके बाद से कभी डीलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया गया। लेकिन अभी 2020 में इसको दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत, क्योंकि तब ये यूटी बन गई, राइट। इसीलिए इसको दोबारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जम्मू कश्मीर की आप 7 सीटों को और बढ़ा दो। तो जहाँ पहले 83 सीट्स होती थी, अब कितनी सीट्स होंगी? 90 सीट्स। इसके अलावा भी और 24 सीट्स हैं। अब ये बताइए कहाँ के लिए होंगी? ये POK के लिए है।
ठीक है। पीओके के लिए इसको रिजर्व करके रखा जाता है और ये वेकेंट सीट्स होती हैं असेंबली में, इनको वेकेंट रखा जाता है, ये वहाँ के लिए रिजर्व रहती हैं। तो डीलिमिटेशन क्या होता है? तो देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो टेरिटोरियल बाउंड्री है उसको जब दोबारा फिक्स किया जाता है तो उसे डीलिमिटेशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी साल हो जाने के बाद पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो टेरिटरी है उसको फिक्स किया जाता है। और ये उस स्टेट में होती है जहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, तो आपको उसकी बाउंड्री को दोबारा से फिक्स करना पड़ता है और ये हर सेंसस के बाद कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब इसको कौन अंडरटेक करता है? तो डीलिमिटेशन कमीशन या बाउंड्री कमीशन इसको अंडरटेक करता है। और ये बॉडी इतनी पावरफुल है कि इसके द्वारा दिया गया कोई भी ऑर्डर जो है उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बाइंडिंग होता है, बाइंडिंग बाय लॉ और फाइनल डिसीजन होता है इसका। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है? तो आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो डीलिमिटेशन एक्ट को इनैक्ट करे आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, स्टेट्स को भी इसी तरीके का अधिकार है अंडर आर्टिकल 170। तो ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है डीलिमिटेशन कमीशन के संदर्भ में। ठीक है, तो स्टेट्स भी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की टेरिटरीज हैं उनको दोबारा से फिक्स कर सकते हैं सेंसस के बाद। अब इसकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है? तो ये 3 मेंबर्स की कमीशन होती है। चेयरपर्सन कौन होते हैं? कोई भी सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेकेंड मेंबर कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और थर्ड मेंबर होंगे कौन? एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन बॉन्ड्स। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको भी बजट में अनाउंस किया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेगी। किसी भी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो उसके रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए इसको इशू किया जाएगा। तो ग्रीन बॉन्ड्स होते क्या है? तो ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिनको किस लिए यूज़ किया जाता है, किस पर्पस के लिए? भाई क्लाइमेट और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके लिए जितना भी मनी रिक्वायर्ड होता है उसको रेज करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। जैसे दूसरे बॉन्ड्स होते हैं बस ये भी वैसे ही हैं, लेकिन इसमें टैक्स इंसेंटिव काफ़ी दिया जाता है। ठीक है, टैक्स में छूट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। बाकी ये असेट लिंक्ड होते हैं और जो भी इशूइंग एंटिटी है उसके बैलेंस शीट से इनको लिंक कर दिया जाता है ताकि क्या रहे, एक क्रेडिबिलिटी रहे। वर्ल्ड बैंक जो है वो सबसे मेजर इशूअर है ग्रीन बॉन्ड्स की, और क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने 2020 में करीब $270 बिलियन के ग्रीन बॉन्ड्स जो है वो इशू किए हैं। अब देखिए, ग्रीन बॉन्ड्स के अलावा ब्लू बॉन्ड्स भी होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है? तो जो ब्लू बॉन्ड्स हैं वो ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या जो ओवरऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो उसके लिए फिर आप ब्लू बॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जैसे सस्टेनेबल फिशरीज़ है, प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स है, या रिड्यूसिंग पोल्यूशन या एसिडिफिकेशन है जो ओशंस में होता है, तो उसके लिए आप ब्लू बॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक ख़ास बात क्या है, जो ब्लू बॉन्ड्स हैं वो ग्रीन बॉन्ड्स की कैटेगरी में भी आते हैं। ठीक है, सारे ब्लू बॉन्ड्स हैं वो क्या है, ग्रीन बॉन्ड्स हैं, लेकिन सारे ग्रीन बॉन्ड्स जो हैं वो ब्लू बॉन्ड्स की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ पे, राइट। अब ग्रीन बॉन्ड्स के अलावा क्लाइमेट बॉन्ड्स भी होते हैं। वैसे तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट बॉन्ड्स हैं वो जो कार्बन एमिशन होता है उसके रिडक्शन के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं उनमें क्लाइमेट बॉन्ड्स का यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के बॉन्ड्स हैं, ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स और क्लाइमेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये भी न्यूज़ में था, देख लेते हैं क्यों। तो 2 फरवरी यानी उस दिन क्या होता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे होता है। उस दिन अरावली को OECM साइट घोषित किया गया। OECM साइट क्या होता है? तो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स साइट इसका फुल फॉर्म है, और ये पहली ऐसी साइट बनी है। तो ये जो टैग है ये IUCN के द्वारा दिया जाता है, और ये साइट्स कैसी होती हैं, प्रोटेक्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत रिच है। एक तो ये खासियत है इन साइट्स की। देखिए, ये जो टैग है ये वैसे तो कोई लीगल, फाइनेंशियल या मैनेजमेंट इम्प्लीकेशंस नहीं लाता है उस साइट पर, लेकिन
ऐसे साइट को ये इंटरनेशनल मैप में एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में ज़रूर स्थापित कर देता है, मतलब एक रिकग्निशन मिल जाती है। ठीक है, अब ये जो OACM एरियाज़ हैं इनको डिफ़ाइन कहाँ किया गया था, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो 2018 में ये जो कन्वेंशन हुआ था उसमें इसको डिफ़ाइन किया गया था। CBD भी अपने आप में ही इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है ना। तो यहाँ पे इसको डिफ़ाइन किया गया है और टैग कौन देता है, ये IUCN देता है, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, टैग देता है IUCN, डिफ़ाइन किया गया है CBD में। ठीक है, 2018 में किया गया था। और क्या ख़ास बात है इस साइट की, तो जो ऐसी साइट्स होती हैं इनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली है ना, हमने पहले ही देखा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं अपने इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अचीव करने में। ठीक है, इन सीटू यानी वहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, प्रोटेक्टेड एरिया ना होने के बावजूद भी, है ना। अगर प्रोटेक्टेड एरिया है तो आपको काफ़ी सारी सुविधाएं उसमें मिल जाती हैं, काफ़ी सारी आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ना आने के बावजूद भी वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, कंजर्व्ड है, तो इसीलिए इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीकली डिस्कशन। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट डिस्कशन में। जय हिंद।